लेकिन अमिताभ जी, ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, मतलब चाह क्या रहे हैं भाई, ये तो बता दीजिए। मतलब हमें भी असेसमेंट करने में, इतने में हम पढ़ाई करते हैं कि भाई सब कुछ ठीक हो गया, ऑल इज वेल। 2 घंटे बाद पता चलता है ऑल इज नॉट वेल, करारा जवाब मिलेगा। देखिए, ट्रंप साहब जब तक इस दुनिया के हेल्म ऑफ अफेयर्स में रहेंगे, जब तक अमेरिका उनके हेल्म ऑफ अफेयर्स में रहेगा, अमेरिकन जितना कह लें कि ये डेमोक्रेटिक है, मुझे नहीं लगता कि इस समय दुनिया में उथल पुथल को कोई होने से रोक पाएगा। अब आप ये देखिए ना, क्यूबा को इन्होंने घेर रखा है। अब वहां के जो पुराने रूलर थे, जो कास्त्रो साहब के भाई थे, उन पर उन्होंने केस डाल दिया। अब उनको शायद उठा के अमेरिका लाने की कोशिश हो रही है। तो जब तक ट्रंप साहब रहेंगे वो शांति रहने नहीं देंगे। ग्रीनलैंड को ले लीजिए, यूरोप से उनकी लड़ाई देखिए, नेटो के बारे में जो कहते हैं, भारत को कितना उन्होंने उल्टा सीधा कहा। अब तो फिर शायद वो दोस्ती करने के कह रहे 100% भरोसा कीजिए, रूबियो साहब को भेजा शांति दूत बना के। हाँ, मतलब ये जो जितना उथल पुथल उनके मानसिकता में होती रहती है, और मैं बार बार कहता हूं, आपको पहले भी कह चुका हूं आपके स्टूडियो में, कि ट्रंप साहब अगर लेफ्ट उठे तो नई नीति आ जाती है, राइट उठे तो नई नीति आ जाती है। अगर इसी तरह से वो दुनिया चलाते रहे तो अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी है, जो रिलायबिलिटी है एज ए इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक प्लेयर, स्ट्रेटेजिक पार्टनर, डिफेंस डील में जितने में इन्वॉल्व रहते हैं वो, तो अमेरिका की क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है, अमेरिकन की क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। ट्रंप साहब ये भली भांति जानते थे कि आज से नहीं, इजराइल जब से 1979 से, जब से इस्लामिक क्रांति हुई है ईरान में, तब से इजराइल उनको उकसाता रहा है कि आप इंटरवीन कीजिए। ये डेथ टू अमेरिका जो बार बार कहा जाता है, हिंदुस्तान में लेफ्ट पार्टियां कितने अमेरिका मुर्दाबाद करते रही। पूरे बंगाल में, केरल में, दिल्ली में भी जो लेफ्ट डेमोन्स्ट्रेशन होते थे वो चिल्लाते रहते थे अमेरिका मुर्दाबाद। इसका मतलब थोड़ी है कि अमेरिका हिंदुस्तान पे या बंगाल पे या केरल पे अटैक कर देगा। तो ये एक एक्सक्यूज है। ये बात तो सही है कि इजराइल को ईरान से एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था, और इजराइल से ज्यादा ईरान को अब इजराइल से एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो गया है। तो ये जो सामंजस्य बैठाने की पूरी दुनिया में कोशिश करता रहता है अमेरिका, वो शायद अमेरिकन को ही सूट करे, वो ट्रंप साहब को ही सूट करे, लेकिन इसमें जो अमेरिका एज अ क्रेडिबल पार्टनर दुनिया को नजर आता था वो नहीं है। चीन जाते हैं, वो नई भाषा बोलते हैं। चीन जाते हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। जब वो वही राष्ट्रपति ट्रंप जो यूरोपियन से मिलते हैं, उनकी भाषा बदल जाती है। तो कहीं ना कहीं ट्रंप बिजनेसमैन है ना सर, जानते हैं कि अर्थव्यवस्था किसकी मजबूत है। जी, संडे को कुछ कहते हैं, मंडे को स्टॉक बढ़ता है, ट्यूसडे को अटैक कर देते हैं ईरान पे। तो अगर इसी तरह की अप्रोच रखना है, इसी तरह की डील के तरह कूटनीति करनी है, तो मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका का अब कोई ऑल्टरनेटिव इस समय और लोगों को ढूंढना होगा। और भारत ढूंढ भी रहा है, हम काफी हद तक आगे बढ़ भी चुके हैं। लेकिन सवाल वही आता है कि अमेरिका इस समय कहां स्टैंड करता है और वो क्या पोजीशन लेता है। ठीक है रिजवी साहब, क्या अमेरिका की पोजीशन तो खैर यही है, जिस तरह से आपने कहा कि जिसे कहते हैं ना, वो अब चाहता नहीं, ऑफ रोड होना चाहता है। वो चाहता ही नहीं है कि वो युद्ध के रास्ते पे चले, एक ग्रेसफुल उसे रास्ता चाहिए। रिजवी साहब, जाहिर सी बात है कि ईरान भी कुछ भी कहें, ईरान में भी बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। और जिस तरह से डील की कुछ शर्तें निकलकर सामने आई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को लेकर जो सहमति की बात सामने आई, जिसको ईरान ने भी डिनाई नहीं किया था इनिशियली, जब तक कि हमले नहीं हुए थे तब तक वो भी प्रोग्रेसिव इस डील की तरफ लग रहे थे। तो आपको लग रहा है कि ठीक है, कुछ हर्डल जरूर आए हैं, लेकिन ये डील हो जाएगी? भले ही आप न्यूक्लियर वाला मुद्दा जो है ठंडे बस्ते में डाल देंगे, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद डिस्कस करेंगे, पहले 3 महीने का सीजफायर ले लेते हैं। देखिए, पहले मैं 2 पॉइंट्स का जवाब दूं, फिर आपके जवाब पे आता हूं। जैसा कि हमारे पैनलिस्ट अमेरिका से जुड़े कह रहे थे कि ड्रग्स का, ये ड्रग्स एक बहाना है। इस वक्त सबसे बड़ा पूरी दुनिया में ड्रग्स माफिया जो है वो अमेरिका है। उसने अफगानिस्तान में क्या किया ये सब जानते हैं। अफगानिस्तान में इस वक्त इनासी आपको पता होना चाहिए कि वहां पे खेती बाड़ी नहीं होती है, वहां पे अफीम, चरस, गांजा बोया जाता है। ये पूरा अमेरिका के अंडर में होता है और बहुत बड़ा व्यापार होता है। और आए दिन ईरान के, क्योंकि रास्ते से जाता है, बॉर्डर पड़ता है, तो ईरान आए दिन पकड़ता है उसको और जलाता है। तो ये कितने बड़े जो है बहुत अच्छे लोग हैं, ये बहरहाल हम भी जानते हैं। और रही डेमोक्रेसी की बात, तो डेमोक्रेसी इतनी अच्छी है कि मोर देन 400 जो है मिलियन से बताते हैं कि असलहे और गन्स लोगों के पास है। पूरे के पूरा जंगल राज चल रहा है वहां पर। ठीक है सर, अमेरिका में जो चल रहा है ये बताइए, डील का कुछ चल रहा है, कुछ हो पाएगा? क्योंकि बीच में जो खबरें आई थी उसमें लग रहा था कि समझो हो ही गया।
जी, ईरान ने भी डिनाई नहीं किया था जो अमेरिका की तरफ से प्रपोजल आया था। नहीं, अमेरिका की तरफ से प्रपोजल नहीं था। ईरान के जो 4 पॉइंट्स थे उस पे ये प्रपोजल साइन करने के बहुत करीब थे और इन्होंने कहा कि हम 12 मिलियन या 25 मिलियन जो इनके जो कतर में एसेट्स हैं उसको हम फ्रीज एसेट है उसको हम रिलीज करेंगे। और कल जो है ईरान का एक डेलीगेशन गया भी था कतर से बात करने, लेकिन कतर ने कहा अभी तक अमेरिका से ऐसी कोई हमको कंफर्मेशन नहीं मिली है कि जिसपे हम रिलीज करें। तो इन्होंने कहा ये तो दोगलापन हो गया अमेरिका ने, जबकि अमेरिका ने कहा है ठीक है आप होर्मुज खोलिए, हम एसेट्स फ्रीज का जो है आपको उसको रिलीज करेंगे। लेकिन कतर कुछ और कह रहा है, बाकायदा कतर के फॉरेन मिनिस्टर के स्पोक पर्सन का बयान। लेकिन ईरान तो राजी हो गया था ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कोई टोल नहीं वसूला जाएगा, वो एनवायरमेंट के नाम पर कुछ एक फीस जो है वो देनी होगी मैरीटाइम। अभी तक यही चल रहा है क्योंकि ये पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठा है और ये मुद्दा पार्लियामेंट में गया है। अभी तक पार्लियामेंट में साइन नहीं हुआ ईरानी पार्लियामेंट में कि आया टोल लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। बस छोटा मोटा जो इंश्योरेंस के नाम पे, सेफ्टी के नाम पे और जो एनवायरमेंट के नाम पे जो इनका खर्चा आता है बस वो लिया जाएगा।